हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। मंगलवार को बड़ौदा उपचुनाव की मतगणना की जाएगी। मतगणना के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। उपचुनाव की मतगणना को शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। 10 नवंबर को सुबह 8 बजे बिट्स मोहाना में मतगणना केंद्र में वोटों की गिनती होगी। वोटों की गिनती इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के जरिए की जाएगी और परिणाम घोषित होने तक लगातार मतगणना चलती रहेगी। इस दौरान बिट्स मोहाना और आसपास के इलाकों में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। हरियाणा में दिग्गजों की नाक का सबब बनी बड़ौदा सीट का कल परिणाम आएगा, जिसको लेकर दिग्गजों की धड़कनें बढ़ चुकी हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने इस चुनाव के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन कौन इस सीट का सिकंदर होगा ये पता कल चलेगा। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों की सांसें थमी हैं। कल परिणामों की बारी है, लेकिन इसके साथ ही जीत के दावे भी शुरू हो गए। मतदान के आखिरी दौर में किए गए प्रयासों से बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार बड़ौदा में कमल खिलेगा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि कांग्रेस ने कृषि कानूनों को लेकर शुरू में दुष्प्रचार किया, लेकिन बाद में वो किसानों को समझाने में कामयाब रहे, जिसकी वजह से बड़ौदा में बीजेपी को लोगों का अपार समर्थन मिला है। जेपी दलाल के हिसाब से बड़ौदा में बीजेपी हर लिहाज से कांग्रेस से बेहतर स्थिति में है, लेकिन कांग्रेस भी कुछ इसी तरह के दावे कर रही है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी बड़ौदा में कांग्रेस की जीत का दावा किया। बीजेपी नेता सुभाष बराला ने चंडीगढ़ में सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन के नाते अपनी जिम्मेदारी संभाली। उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी मौजूद रहे। साथ ही विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता शामिल हुए। उनके अलावा प्रदेश महामंत्री वेदपाल और एडवोकेट कृष्ण ढुल भी मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में पार्टी ने काफी मेहनत की, बीजेपी उम्मीदवार की ही जीत होगी। उन्होंने कहा कि इस बार जनता ने विकास के नाम पर वोट डाला और बीजेपी उम्मीदवार को ही अपनी चॉइस बनाया है। साथ ही ओपी धनखड़ ने नकली शराब के मामले पर बोलते हुए कहा कि जितना गुस्सा परिजनों में है, उतना ही गुस्सा सरकार में भी है। आरोपियों को दंड मिलना चाहिए, सरकार भी सख्त कार्रवाई कर रही है। बीजेपी नेता सुभाष बराला ने चंडीगढ़ में सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन के नाते अपनी जिम्मेदारी संभाली। उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी मौजूद रहे। साथ ही विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी शामिल हुए। इनके अलावा प्रदेश महामंत्री वेदपाल और एडवोकेट कृष्ण ढुल भी मौजूद रहे। दादरी में 46 साल पहले किसानों की अधिग्रहित जमीन पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि इस मामले पर जल्द संज्ञान लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि चाहे भिवानी हो या दादरी, कहीं पर भी सरकारी जमीनों पर कब्जे नहीं होने देंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि यदि दादरी में किसानों ने इस बात को लेकर आवाज उठाई है तो वो उनकी इस समस्या को जरूर सुनेंगे और सरकार के संज्ञान में मामले को लाएंगे। जेपी दलाल ने कहा कि दादरी में किसानों की 46 एकड़ अधिकृत सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। आपको बता दें कि दादरी में 46 साल पहले सरकार ने किसानों की उपजाऊ जमीन को अनुसूचित जाति के लिए कॉलोनी विकसित करने के लिए अधिग्रहित किया था। 4.5 दशक बाद भी जमीन का इस्तेमाल नहीं किया गया, जिसके कारण अवैध कब्जे होते जा रहे हैं। भूमि अधिग्रहण से प्रभावित दादरी के किसानों ने सरकार और प्रशासन से जमीन वापस देने की गुहार लगाई है। दिल्ली एनसीआर में तमाम उपायों के बाद वायु प्रदूषण की स्थिति में सुधार होता नहीं दिख रहा है। सोमवार सुबह कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब नजर आई। प्रदूषण के चलते सांस लेने में मुश्किल हुई है। आंखों में जलन की समस्या भी सामने है। खासकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए यह स्थिति बेहद खतरनाक है। आनंद विहार में AQI का लेवल 484, तो वहीं मुंडका में भी खतरनाक स्तर पर देखने को मिला और इसकी वजह से कई तरह की बीमारियों के होने का खतरा बना रहता है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के वायु गुणवत्ता निगरानी संगठन वायु गुणवत्ता प्रणाली और मौसम पूर्वानुमान और शोध ने बताया था कि स्थिति में तब तक सुधार होने की संभावना नहीं है जब तक कि पराली जलाने की घटनाओं में कमी नहीं आती है।
प्रदूषण की वजह से हरियाणा के कई शहरों में हालात बिगड़ गए हैं। प्रदेश के बड़े शहरों का AQI लेवल बेहद खराब हालत में है। ऐसे में कहना कि हरियाणा में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए हैं, गलत नहीं होगा। दिवाली के आज से महज 5 दिन बचे हैं और ऐसे में हरियाणा और NCR में प्रदूषण लेवल बढ़ने से चिंता बढ़ चुकी है। 10 नवंबर का दूसरा हफ्ता शुरू होते ही प्रदूषण का रिकॉर्ड टूट गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली के साथ गुरुग्राम और NCR के दर्जन भर शहर प्रदूषण के लिहाज से रेड जोन में ही चल रहे हैं, जिसके चलते लोगों का कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सांस लेने में दिक्कतों के साथ साथ आंखों में जलन आम हो चली है। प्रदेश के 10 शहरों का AQI बेहद खराब श्रेणी का माना जा रहा है, जिनमें अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, करनाल, पंचकुला, पानीपत, रोहतक, सिरसा और सोनीपत शामिल है। स्वास्थ्य के लिहाज से प्रदेश की हवा खतरनाक हो चुकी है। पानीपत के बाद एक शादी कार्यक्रम में शामिल होने फतेहाबाद पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने दीपावली पर पटाखे जलाने के लिए 2 घंटे की छूट देने की घोषणा के साथ ही किसानों के बहाने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। देश और प्रदेश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बात जुलाना की करें तो यहां कई दिनों से कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। जुलाना के मालविया गांव के सरकारी स्कूल के 3 टीचर कोरोना संक्रमित पाए गए। हैरानी की बात यह है कि कोरोना के 3 केस आने के बाद भी स्कूल के छात्रों और स्टाफ के सैंपल नहीं लिए गए। इतना ही नहीं, अभी तक ना ही स्कूल को सैनिटाइज किया गया, ना ही बच्चों को टेस्टिंग के लिए भेजा गया। इस बार दिवाली चाइनीज लड़ियों से जगमग होने की बजाय गौवंश के गोबर से बने दियों से रोशन होगी। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने लक्ष्य रखा है कि देश की 11 करोड़ परिवारों तक गौवंश से बने दीपक पहुंचाए जाएं, ताकि दिवाली भी प्रदूषण रहित हो और दुश्मन देश चीन की अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंचाई जा सके। इसी मुहिम के तहत हरियाणा में भी 1 करोड़ परिवारों तक गौवंश के गोबर से बने दिए पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा में करीब 50 गौशालाएं इस मुहिम में शामिल होकर गौवंश के गोबर से दिए बना रही हैं। सिरसा में भी श्री श्याम गौरक्षा दल मेमोरियल ट्रस्ट गौशाला द्वारा गौवंश के गोबर से दिए बनाए जा रहे हैं। सिरसा की इस गौशाला द्वारा 5000 दीपक बनाने का लक्ष्य रखा गया। गौशाला के प्रधान कमल सोनी ने बताया कि अभी तक करीब 3000 दीपक तैयार हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि एक रंग बिरंगे दीपक बनाने पर करीब 4 से ₹4.25 रुपए लागत आती है और वो ₹5 प्रति दीपक के हिसाब से बेच रहे हैं। उन्होंने बताया कि गोबर से बने इन दीपक से प्रदूषण भी कम होता है। फतेहाबाद की ज्यादातर गौशालाओं में गाय के गोबर से दिए बनाए जा रहे हैं और इन दियों को इतनी कुशलता से बनाया जा रहा है कि देखने में तो आकर्षक लगते ही हैं, साथ ही ये मिट्टी से बने दियों से भी ज्यादा मजबूत हैं। इन्हें बनाने में गाय का गोबर, मुल्तानी मिट्टी और ग्वार गम का इस्तेमाल किया जाता है। गौशाला में दिए बनाने में जुटे कारीगरों ने बताया कि पहले तो बाजार में गाय के दियों को अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन अब ऐसा रिस्पांस मिल रहा है कि डिमांड के मुताबिक दिए तैयार नहीं हो पा रहे हैं। केवल फतेहाबाद जिले में ही नहीं, बल्कि प्रदेश के अलग अलग इलाकों के साथ दिल्ली से भी बड़ी संख्या में गाय के गोबर से बने इन दियों की डिमांड आने लगी है। दियों को दीपावली के प्रतीक के रूप में माना जाता है। इसके बिना त्योहार नहीं मनाया जा सकता, लेकिन आज इलेक्ट्रॉनिक सामान को दिए की शक्ल दे दी गई, जिससे मिट्टी के दियों की मांग कम हुई। इससे कुम्हार का पारंपरिक व्यवसाय तो प्रभावित हुआ ही है और साथ ही उसकी दीपावली भी फीकी पड़ चुकी है। करनाल में भी दियों की मांग कम होने से कुम्हार परेशान है। कुम्हारों को रोजगार की भी दिक्कत आने लगी है। दीपावली पर मिट्टी के दिए बेचकर कुम्हार के घर की दीपावली अच्छी होती है, जिसका इंतजार भी उसे साल भर रहता है। लेकिन दिन प्रतिदिन बढ़ती आधुनिकता और जमाने की चकाचौंध अब कुम्हार पर और उसके व्यवसाय पर भारी पड़ रही है।
भिवानी के रोहतक रोड पर किए गए अतिक्रमण पर नगर परिषद की टीम ने कार्रवाई की। नगर परिषद की टीम पुलिस टीम के साथ पहुंची और अतिक्रमण को हटाया गया। इस मामले में नगर परिषद चेयरमैन रण सिंह यादव ने बताया कि उपायुक्त के आदेश थे, इसीलिए ये कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि एक सप्ताह पहले ही इन्हें चेतावनी दे दी गई थी, साथ ही इन्हें पहले ही रहने के लिए जगह दी गई, लेकिन बेघर हुए लोग बोल रहे हैं कि उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। वहीं प्रदेश की सरकार पराली जलाने को लेकर काफी सख्त नजर आ रही है। जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा पराली न जलाने के आदेश दिए गए, बावजूद इसके गोहाना में किसान पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं और प्रदेश सरकार के नियमों की अवहेलना की जा रही है। गोहाना में फसल अवशेष जलाने के 89 मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी तक कृषि विभाग द्वारा 18 किसानों पर ही जुर्माना लगाया गया। पिछले साल की तुलना में यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। गोहाना कृषि विभाग के अधिकारी राजेंद्र मेहरा ने बताया कि इस बार ग्रामीण स्तर पर किसानों को जागरूक करने के लिए कृषि विभाग द्वारा विशेष जागरूकता टीम भी बनाई गई है, जो किसानों को ट्रॉली प्रबंधन को लेकर जानकारी उपलब्ध कराती है और पराली जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में भी बताया जाता है। बावजूद इसके किसान जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। सिरसा के लघु सचिवालय में गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि जब से हरियाणा में गौ संवर्धन कानून बना है, तब से गौ तस्करी पर प्रभावी तरीके से रोक लगी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा गौ सेवा आयोग द्वारा लगातार हरियाणा की गौशालाओं में सुधार का काम किया जा रहा है। हरियाणा की गौशालाओं में जैविक खाद से लेकर कई प्रकार के उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि आने वाले समय में गौशालाओं को एक इंडस्ट्री के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रदेश की कुल गौशालाओं का 22% हिस्सा अकेले सिरसा का है। पूरे हरियाणा की 650 गौशालाओं में जिस तरीके से काम हुआ है, उसको लेकर के सराहना की जा रही है। इंद्री के गढ़पुर खालसा गांव में एक 55 वर्षीय व्यक्ति की खुदकुशी करने का मामला सामने है। जानकारी के मुताबिक लक्ष्मण सिंह नामक शख्स का शव पंखे से लटका मिला। उधर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी गई। उधर परिजन खुदकुशी मामले में कैमरे पर बोलने से बचते दिखे। लक्ष्मण ने खुदकुशी क्यों की, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। हालांकि पुलिस हत्या के एंगल से भी मामले की जांच कर रही है। आपके पसंदीदा न्यूज चैनल हरियाणा न्यूज की खबर का एक बार फिर से असर हुआ। टोहाना में मार्केटिंग कमेटी सचिव पर फर्जी गेट पास बनाकर धांधली का आरोप था, जिसको लेकर बोर्ड के अधिकारी के नेतृत्व में टीम बनी। मार्केटिंग कमेटी बोर्ड ने कमेटी सचिव और सुपरवाइजर को तलब किया, जिसके आधार पर आगे की जांच की जाएगी। टोहाना में इंटक के प्रदेश अध्यक्ष अमित कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसी दौरान इंटक के प्रदेश अध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि 26 नवंबर को एक बड़ा विरोध प्रदर्शन मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ रहेगा, जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरते हुए सरकार को अपने संगठन का एहसास करवाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शन में कई लाख सरकारी कर्मचारी भी शामिल होंगे। वहीं असंगठित क्षेत्र के भी लाखों मजदूर सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रदर्शन करेंगे, जिसके लिए इंटक ने प्रदेश स्तर पर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बैठकों का दौर जारी है, जिसमें मजदूर लगातार अपनी भागीदारी कर उन्हें अपना समर्थन दे रहे हैं। दियों को दीपावली के प्रतीक के रूप में माना जाता है। इसके बिना त्योहार मनाया नहीं जा सकता, लेकिन आज इलेक्ट्रॉनिक सामान को दिए की शक्ल दे दी गई, जिससे मिट्टी के दियों की मांग कम हुई है। इससे कुम्हार का पारंपरिक व्यवसाय तो प्रभावित हुआ ही, साथ ही उसकी दीपावली भी फीकी हो गई। करनाल में भी दियों की मांग कम होने से कुम्हार परेशान है। कुम्हारों को रोजगार की भी दिक्कत आने लगी है। दीपावली पर मिट्टी के दिए बेचकर कुम्हार के घर की दीपावली अच्छी होती है और इसका इंतजार भी उसे साल भर रहता है। लेकिन दिन प्रतिदिन बढ़ती आधुनिकता और जमाने की चकाचौंध अब कुम्हार पर और उसके व्यवसाय पर भारी पड़ रही है।
कोरोना अब शहर गांव के साथ साथ स्कूलों में भी पहुंच गया है। सिरसा के स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ने के साथ ही अब विद्यार्थियों के कोरोना संक्रमित होने के मामले सामने आने लगे हैं। जहरीली शराब मामले पर सरकार का बड़ा फैसला सामने आया। सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक मदद दी जाएगी। बादली में अवैध रूप से बिक रही शराब के मामले में सीएम फ्लैंग ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान सीएम फ्लैंग टीम ने देसी शराब की 39 बोतलें बरामद की हैं। पुलिस ने कुल 3 दुकानों पर छापेमारी की, जहां से तीनों दुकानदारों को देसी शराब सहित गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इस मामले में तीनों आरोपियों के खिलाफ अवैध शराब बेचने का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। पलवल में एलिवेटेड पुल का निर्माण कार्य फिर से शुरू हो गया है। ये पुल पुलिस पड़ा पलवल पर बनाया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य करीब 1.25 साल से बंद पड़ा था। ये पुल 225 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। बदहाल सड़क और अतिक्रमण के चलते इलाके में पूरा दिन वाहनों का जाम लगा रहता है, जिसके चलते लोग जाम में फंसे रहते हैं। पुल का निर्माण कार्य एक बार फिर से शुरू होने से शहरवासियों को जाम और प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद है। जुलाना मंडी में धान के उठान में हो रही लापरवाही के कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंडी में धीमी गति के साथ हो रहे उठान के कारण किसानों को घंटों मंडी के बाहर खड़ा होना पड़ता है और इस बीच मंडी में जाम की स्थिति बन चुकी है। मंडी में जाम की स्थिति को देखते हुए जिला मंडी एसोसिएशन ने मंडी बंद करने का फैसला लिया। आरती एसोसिएशन के प्रधान राजपाल ने कहा कि मंडी में ओवरलोड है, जिसके चलते मजबूरी में जिले की सभी मंडियां बंद करनी पड़ रही हैं। अंबाला के पंजोखरा में देर रात आपसी कहासुनी में एक युवक ने 2 लोगों पर चाकू से वार कर दिया। इस दौरान एक की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा है। टोहाना सामान्य बस स्टैंड पर टाइम टेबल को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान निजी बस कर्मचारी और पंजाब रोडवेज कर्मचारी के बीच हाथापाई हो गई। रोडवेज कर्मी के मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। पंजाब रोडवेज कर्मी हरप्रीत ने आरोप लगाया कि निजी बस कर्मियों ने उसके कपड़े फाड़े और उसके साथ हाथापाई की, कैशबैक और बक्सा भी छीन लिया गया। वहीं पंजाब रोडवेज कर्मी ने बताया कि इससे पहले भी उसके साथ मारपीट की गई थी। मामले की शिकायत शहर थाना पुलिस को दी गई। वहीं इस घटना की सूचना पंजाब रोडवेज ने अपने उच्च अधिकारियों को दी गई है। फतेहाबाद की सीआई स्टाफ की टीम को कामयाबी हासिल हुई है। सीआई स्टाफ की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक महिला से 110 ग्राम हेरोइन बरामद की। पुलिस अब इस पूरे मामले पर महिला को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर चुकी है। पूरे मामले को लेकर सदर थाना प्रभारी रुपेश चौधरी ने बताया कि सीआई स्टाफ की टीम ने एक महिला से 110 ग्राम हेरोइन बरामद की। महिला को गिरफ्तार किया गया और पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई कर रही है। आरोपी महिला को कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।